श्रुतिपीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जहां हम भारत के कुछ महान लोगों के जीवन को करीब से देखेंगे, जिनसे हम सब प्रेरणा ले सकते हैं। खासकर उनके संघर्षों से, उनकी सफलताओं से, मतलब कैसे उन्होंने चीज़ों को हासिल किया, ये सब सीखेंगे। उन लोगों के लिए ये ज़रूरी है जो आजकल अपनी ज़िंदगी में थोड़ी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। और इस सीरीज़ की आप कह सकते हैं पहली कड़ी में हम एक ऐसे नाम पर बात करने वाले हैं जो इंडस्ट्री और फिलैंथ्रोफी, मतलब उद्योग और परोपकार, दोनों का ही दूसरा नाम बन गया है। एक ऐसा नाम जो भारत की विकास की कहानी से बहुत गहराई से जुड़ा है, श्री रतन टाटा। आज हम कोशिश करेंगे कि रतन टाटा की पूरी जिंदगी पर एक गहरी नज़र डालें, मतलब उनके शुरुआती दिनों से लेकर टाटा ग्रुप के बिल्कुल टॉप तक का उनका सफ़र, उनकी वो ग्लोबल विजन जिसने भारतीय उद्योग को दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया, और हाँ, देश के लिए उनका जो इतना बड़ा योगदान रहा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके लीडरशिप ने कैसे टाटा ग्रुप को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके इस अविश्वसनीय सफर के कई पहलुओं को सामने रखती है, और हमारी कोशिश रहेगी कि ये बातचीत जानकारी तो दे ही, साथ में प्रेरणा भी दे। हम बिल्कुल सरल हिंदी में बात करेंगे और जहां जरूरत लगेगी आसान इंग्लिश शब्दों का भी इस्तेमाल करेंगे, ताकि बात सब तक आसानी से पहुंच जाए। तो कहानी शुरू होती है उनके जन्म से। रतन नवल टाटा जन्म हुआ 28 दिसंबर 1937 को। वो नवल टाटा के बेटे थे, जिन्हें बाद में टाटा समूह के जो संस्थापक थे जमशेद जी टाटा, उनके बेटे सर रतन जी टाटा और उनकी पत्नी नवाजबाई टाटा ने गोद ले लिया था। उनका बचपन शायद उतना सीधा साधा नहीं था जैसा हम सोचते हैं। खासकर जब उनके माता पिता अलग हो गए तो उनकी दादी ने उनको पाला। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई तो यहीं भारत में की, लेकिन फिर हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चले गए। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री ली। कुछ टाइम लॉस एंजलिस में भी काम किया आर्किटेक्ट्स के साथ, जोन्स एंड एमंस, लेकिन शायद अपना देश वापस खींच लाया उनको। हाँ, 1962 के आखिर में वो भारत लौटे और टाटा ग्रुप से जुड़ गए। और शुरुआत बिल्कुल ज़मीनी स्तर से हुई, टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करने से। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि इतने बड़े परिवार से होने के बाद भी उन्होंने शुरुआत बिल्कुल नीचे से की, काफ़ी मेहनत वाला काम किया। बाद में उन्होंने 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया। इससे उनकी मैनेजमेंट स्किल्स और बेहतर हुई। ग्रुप की अलग अलग कंपनियों में अनुभव लेने के बाद उन्हें एक थोड़ी मुश्किल में चल रही कंपनी, नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी यानी नेल्को, उसका डायरेक्टर इन चार्ज बनाया गया। ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी कह सकते हैं, और शायद यहीं उनके लीडरशिप की पहली असली परीक्षा हुई। और शायद इसी वजह से जेआरडी टाटा की नज़र उन पर पड़ी। फिर आया साल 1991। एक बहुत बड़ा मोड़ था वो, जब जेआरडी टाटा ने उन्हें टाटा सन्स का चेयरमैन और अपना उत्तराधिकारी चुना। ये फैसला उस वक्त कई लोगों के लिए थोड़ा चौंकाने वाला था। चौंकाने वाला क्यों? क्या उनकी काबिलियत पे कोई शक था उस समय? शक से ज्यादा शायद एक चिंता थी। देखिए, उस समय टाटा समूह एक बहुत बड़ा फैला हुआ कंग्लोमरेट था। कई सारी अलग अलग कंपनियां अपने अपने तरीके से चल रही थीं। तो कुछ आलोचकों को लगता था कि रतन टाटा के पास इतने बड़े और विविध समूह को चलाने का उतना अनुभव नहीं है, खासकर जेआरडी जैसे इतने बड़े लीडर के बाद। और कुछ पुराने लोग उन्हें थोड़ा आउटसाइडर जैसा भी मानते थे। लेकिन रतन टाटा का विजन बिल्कुल साफ था। वो टाटा समूह को सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे। उनका सपना था इसे एक सच्चा ग्लोबल प्लेयर बनाना। और यहीं पर उनकी सोच का असली पैमाना दिखता है। उनके लीडरशिप में ग्रुप का रेवेन्यू, मतलब कमाई, 40 गुना से ज्यादा बढ़ी और मुनाफा 50 गुना से ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, उनके कार्यकाल के आखिर तक आते आते टाटा ग्रुप की कुल कमाई का करीब 65% विदेशों से आने लगा था। ये दिखाता है कि उनका जो ग्लोबल सपना था वो सिर्फ सपना नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। और इसी ग्लोबल रणनीति का नतीजा थे वो बड़े बड़े इंटरनेशनल अधिग्रहण, है ना, जिन्होंने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। मुझे याद है टेटली टी का अधिग्रहण $431.3 मिलियन में। ये उस समय किसी भी भारतीय कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। हाँ, टेटली तो एक तरह से शुरुआत थी। उसके बाद 2004 में दक्षिण कोरिया की देवू मोटर्स की ट्रक बनाने वाली यूनिट को खरीदा, लगभग $102 मिलियन में। लेकिन असली धमाका तो हुआ 2007 में। आप कोरस ग्रुप की बात कर रही हैं, वो एंग्लो डच स्टील कंपनी। बिल्कुल, कोरस ग्रुप।
$11.3 बिलियन का सौदा था वो। उस वक्त ये किसी भी भारतीय कंपनी का सबसे बड़ा विदेशी अधिग्रहण था। इसने टाटा स्टील को दुनिया की टॉप स्टील कंपनियों में लाकर खड़ा कर दिया। ये सिर्फ साइज बढ़ाने के लिए नहीं था, ये बहुत स्ट्रैटेजिक था। कोरस से उन्हें स्टील प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा स्केल मिला। और फिर टाटा मोटर्स ने ब्रिटेन के 2 जाने-माने ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर JLR उनको खरीद लिया। मतलब एक तरफ स्टील में महारत हासिल की, दूसरी तरफ लग्जरी कारों में कदम रखा। ये सिर्फ कंपनियां खरीदना नहीं था, ये तो ऐसा था जैसे पूरी दुनिया के बाजार में भारत की धाक जमाना। इन कदमों ने टाटा समूह की पहचान को 100 से ज्यादा देशों तक पहुंचा दिया और ग्रुप की कंपनियों को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जैसे बड़े मंच पर लिस्ट भी करवाया। हाँ, तो एक तरफ तो ये इतने बड़े ग्लोबल कदम थे, लेकिन दूसरी तरफ रतन टाटा की नज़र भारत के आम आदमी की ज़रूरतों पर भी थी। और इसी सोच का नतीजा थी टाटा नैनो। नैनो का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि ये दिखाता है कि उनकी सोच सिर्फ बड़े सौदों या मुनाफे तक ही नहीं थी। नैनो? हाँ, लखटकिया कार। उसका आइडिया कैसे आया था? कुछ कहानी है इसके पीछे? हाँ, कहानी कुछ ऐसी है कि उन्होंने एक बार बारिश में एक स्कूटर पर पूरे परिवार को, मतलब पति पत्नी बच्चे सबको, बड़े असुरक्षित तरीके से जाते देखा। तभी उन्हें लगा कि भाई आम भारतीय परिवार के लिए एक सुरक्षित और सस्ती कार होनी चाहिए। मकसद बिल्कुल साफ था, जो मध्यम और निम्न मध्यम आय वाले उपभोक्ता हैं उनको एक किफ़ायती और सुरक्षित गाड़ी देना। लगभग 3 मीटर लंबी, 5 लोगों के बैठने की जगह, और सबसे बड़ी बात क्या थी, शुरुआती कीमत सिर्फ $2000 यानी करीब 1 लाख रुपया। इसे लोगों की कार कहा गया, द पीपल्स कार। मतलब एक तरफ JLR जैसी लग्जरी गाड़ियां और दूसरी तरफ नैनो जैसी बिल्कुल आम जरूरत की कार। ये रेंज तो कमाल की है। नहीं हो पाई जितनी उम्मीद की गई थी, लेकिन उसके पीछे जो सोच थी वो क्रांतिकारी थी। वो ये दिखाती थी कि टाटा समूह बड़े सपनों के साथ साथ जमीनी हकीकत से भी कितना जुड़ा हुआ है। और बिजनेस के साथ साथ एक और चीज है जो टाटा समूह और खासकर रतन टाटा के साथ हमेशा जुड़ी रही है, वो है परोपकार, मतलब फिलांथ्रोपी। ये सिर्फ आजकल का वो CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसा नहीं लगता। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है उनके यहाँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये टाटा समूह के जो संस्थापक थे, जमशेद जी टाटा, उनके कंस्ट्रक्टिव फिलैंथ्रोपी यानी रचनात्मक परोपकार की विरासत है, जिसे रतन टाटा ने पूरी निष्ठा से आगे बढ़ाया है। जो मेन होल्डिंग कंपनी है टाटा सन्स, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 2/3 टाटा ट्रस्ट्स के पास है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का जो भी मुनाफा होता है उसका बड़ा हिस्सा वापस समाज के भले के लिए ही जाता है। और रतन टाटा ने खुद भी अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा, अंदाजा है कि करीब 60-65% दान में दिया है। ये तो मतलब सिर्फ दान देना नहीं हुआ है, तो कंपनी के DNA का ही हिस्सा लगता है। किन किन क्षेत्रों में ये परोपकारी काम ज्यादा होते हैं? दायरा तो बहुत बड़ा है, लेकिन मुख्य फोकस रहा है एजुकेशन पर, हेल्थ केयर यानी चिकित्सा क्षेत्र पर, रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास पर, और आर्ट्स और कल्चर पर भी। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए JN टाटा एंडोमेंट जैसी पहले तो दशकों से भारतीय छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप्स दे रही हैं। टाटा ट्रस्ट जो वंचित समुदाय हैं उनके बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन पर जोर देते हैं, जिसमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी शामिल है। अच्छा, क्या ये किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी जुड़ा है, मतलब जैसे UN गोल्स वगैरह? हाँ बिल्कुल। टाटा ट्रस्ट का काम यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, SDGs, उनसे काफ़ी मेल खाता है। खासकर अच्छी शिक्षा गोल 4, जेंडर इक्वालिटी गोल 5, इकोनॉमिक ग्रोथ गोल 8, इनोवेशन गोल 9 और असमानता कम करना गोल 10। उन्होंने IITs, IISc, TISS जैसे भारत के बड़े संस्थानों के साथ साथ हार्वर्ड, कॉर्नेल, MIT जैसे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज को भी बहुत सपोर्ट किया है। कॉर्नेल में तो भारतीय छात्रों के लिए $28 मिलियन का एक फंड रेजिंग अभियान भी शुरू करवाया। शिक्षा के अलावा हेल्थ केयर में उनका क्या योगदान रहा है? हेल्थ सेक्टर में भी उनका काम बहुत फैला हुआ है। प्राइमरी हेल्थ केयर को बेहतर बनाने पे जोर है। इसमें मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, मतलब माँ और बच्चे का स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ और कैंसर, मलेरिया,
टीबी जैसी गंभीर बीमारियों के डायग्नोसिस और इलाज में मदद करना शामिल है। उनका अप्रोच सिर्फ पैसा देना नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर बदलाव लाना है। कैसे? सीधे प्रोजेक्ट चलाकर, संस्थाएं बनाकर, सरकार और एनजीओज के साथ पार्टनरशिप करके और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। एक उदाहरण दूं तो अल्जाइमर बीमारी पर रिसर्च के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc को 750 मिलियन रुपए का अनुदान दिया। और ग्रामीण भारत के लिए क्या किया है? ग्रामीण और कृषि विकास भी एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया रहा है। ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया इनिशिएटिव जैसी पहलें हैं जो बहुत गरीब इलाकों में बदलाव लाने के लिए सरकार और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के साथ मिलकर काम करती हैं। और सर रतन टाटा ट्रस्ट, जिसकी नींव तो रतन जी टाटा की वसीयत पर रखी गई थी और जिसे रतन टाटा ने आगे बढ़ाया, वो तो बहुत लंबे समय से एजुकेशन, हेल्थ और रूरल लाइवलीहुड जैसे क्षेत्रों में ग्रांट्स दे रहा है। ये ग्रांट संस्थाओं को भी मिलते हैं और ज़रूरतमंद लोगों को भी, जैसे इलाज के खर्च के लिए या पढ़ाई के लिए। कोविड-19 के समय भी PM केयर्स फंड में 1500 करोड़ रुपए का दान दिया गया था। ये भी उसी कमिटमेंट का एक उदाहरण है। इन सब कोशिशों को अगर जोड़कर देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। मतलब बिजनेस में सफलता के साथ साथ देश के विकास में भी पूरी सक्रिय भागीदारी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे बिजनेस को सामाजिक जिम्मेदारी के साथ जोड़ा जा सकता है। एक ऐसा मॉडल जो शायद दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। अच्छा, बिजनेस और परोपकार के अलावा रतन टाटा ने कई और भी जिम्मेदारियां संभाली है। वो भारत सरकार की प्रधानमंत्री की ट्रेड एंड इंडस्ट्री काउंसिल जैसी महत्वपूर्ण कमेटियों में रहे। इंटरनेशनल लेवल पर भी उनकी काफी साख थी। वे एल्कोआ, मॉन्डेलेज जैसी कंपनियों और ईस्ट वेस्ट सेंटर जैसे थिंक टैंक्स के बोर्ड में भी रहे। हाँ, और एकेडमिक दुनिया से भी उनका बहुत गहरा नाता रहा है। वे कॉर्नेल, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, USC और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एडवाइजरी बोर्ड्स में रहे। यहाँ तक कि आर्किटेक्चर का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, प्रिट्जकर प्राइज, उसकी जूरी का भी हिस्सा बने। ये उनकी आर्किटेक्चर की बैकग्राउंड को दिखाता है। 2013 में उन्हें कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के बोर्ड में भी अपॉइंट किया गया। बाद में उन्होंने स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी काफी इंटरेस्ट दिखाया और कलारी कैपिटल जैसी वेंचर कैपिटल फर्म के सलाहकार भी बने। इतने सारे अलग अलग क्षेत्रों में योगदान, जाहिर है उन्हें सम्मान भी बहुत मिले होंगे। हाँ, सम्मान तो अनगिनत मिले हैं। भारत सरकार ने उन्हें देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण 2000 में दिया और फिर 2008 में दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण भी मिला। उन्हें ब्रिटेन की महारानी की तरफ से मानद नाइटहुड, नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर भी दिया गया। इसके अलावा दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज से मानद डॉक्टरेट और कई सारे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी मिले हैं। और जब वो रिटायर हुए तो उन्हें टाटा ग्रुप की प्रमुख कंपनियों का चेयरमैन एमेरिटस का मानद पद दिया गया, जो उनके कद का प्रतीक है। रिटायरमेंट की बात आई तो उनका जो उत्तराधिकार का मामला था, सक्सेशन, वो भी काफी चर्चा में रहा था। हाँ, 28 दिसंबर 2012 को अपने 75वें जन्मदिन पर वो टाटा सन्स के चेयरमैन पद से रिटायर हुए। उनके द्वारा चुने गए उत्तराधिकारी थे साइरस मिस्त्री। वो शापूरजी पालोनजी ग्रुप से थे और टाटा सन्स में सबसे बड़े इंडिविजुअल शेयर होल्डर परिवार का हिस्सा थे। लेकिन ये कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं चला। हाँ, वो काफी विवादों में आ गया था मामला। बिल्कुल। करीब 4 साल बाद अक्टूबर 2016 में टाटा सन्स के बोर्ड ने मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटा दिया। इसके पीछे गवर्नेंस और कामकाज के तरीकों को लेकर काफी मतभेद बताए गए थे। उस मुश्किल दौर में रतन टाटा ने कुछ समय के लिए अंतरिम चेयरमैन का पद भी संभाला ताकि स्थिरता बनी रहे। और फिर नए चेयरमैन आए। हाँ, फिर एक सिलेक्शन कमेटी बनाई गई और जनवरी 2017 में ग्रुप के ही एक अनुभवी लीडर नटराजन चंद्रशेखरन को नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। वो अभी भी इस पद पर है। आजकल रतन टाटा मुख्य रूप से टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन के तौर पर सक्रिय हैं और इस तरह वे टाटा सन्स पर भी अपना प्रभाव रखते हैं। JRD टाटा के बाद वे दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ट्रस्ट्स और टाटा सन्स दोनों पर एक साथ इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये थी रतन टाटा के जीवन की एक झलक। एक ऐसा जीवन जो दूरदर्शी नेतृत्व, ग्लोबल महत्वाकांक्षा, आम आदमी के लिए सोच, विशाल परोपकार और सबसे बढ़कर भारत के प्रति गहरे समर्पण से भरा है। उनका सफर यकीनन हर भारतीय के लिए गर्व की बात है और इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इस पूरी चर्चा के बाद मन में कई विचार आते हैं। रतन टाटा के जीवन का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है?
क्या ये उनका बिजनेस चलाने का तरीका है, उनका परोपकार है या कुछ और? इस चर्चा से मिली जानकारी पर आपके क्या विचार हैं? या अगर इस सीरीज के लिए आपके पास कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। श्रुतिपीडिया पर हम आपके फीडबैक को बहुत महत्व देते हैं। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। बिजनेस में सफलता और परोपकार तो सब जानते हैं, लेकिन रतन टाटा का कौन सा व्यक्तिगत गुण शायद उनकी इतनी बड़ी सफलता के बावजूद उनकी विनम्रता या मुश्किलों में भी डटे रहने की उनकी जिद आज किसी संघर्ष कर रहे व्यक्ति के लिए सबसे अहम सीख हो सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारी ये ऑटोबायोग्राफी सीरीज जारी रहेगी। इसमें हम भारत की और भी प्रेरक हस्तियों के जीवन और उनके संघर्षों से सीखने की कोशिश करेंगे। आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। श्रुतिपीडिया पर फिर मिलेंगे।